जय हिंद दोस्तों। एक ऐसा देश जहाँ पे पिछले 40 सालों से अशांति है, एक ऐसा देश जहाँ पे कोई भी लड़की पैदा होना नहीं चाहेगी, एक ऐसा देश जहाँ पे अफीम की खेती बहुत ज़्यादा होती है, एक ऐसा देश जहाँ पे आक्रमण करके उसको जीतना तो आसान है पर कभी भी उस पर शासन नहीं कर पाया। इतिहास गवाह है, कोई भी फॉरेन पावर वहाँ पे शासन नहीं कर पाया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अफगानिस्तान की। देखिए, अफगानिस्तान बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है भारत के लिए। अब अफगानिस्तान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ना कि भारत के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए। और साथ ही साथ अफगानिस्तान का इतिहास क्या रहा है, ये तालिबान क्या है और क्या तालिबान भारत के लिए खतरा है, इस पूरी बात को हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। तो देखिए, ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में जो अफगानिस्तान है ये एक सेंट्रल लोकेशन है। जैसे सपोज करिए इंडिया को रशिया की तरफ जाना है, या फिर इधर मिडल ईस्ट की तरफ जाना है, या फिर उधर व्यापार करना है, तो या तो पाकिस्तान से होके जाएगा या तो फिर चाइना के थ्रू होके जाएगा। लेकिन ये दोनों ही हमारे दुश्मन देश हैं, तो हमारे पास रास्ता क्या पड़ता है? ईरान में छाबार पोर्ट हमने ले रखा है। छाबार पोर्ट के थ्रू हम ईरान से जाएंगे और ईरान से होके जाएंगे तो भी अफगानिस्तान बीच में पड़ेगा। उधर से सेंट्रल लोकेशन में चाहे रशिया को हमारी तरफ कवर करना है, तो शॉर्टकट क्या है, वो अफगानिस्तान से होकर हमारी तरफ आ सकते हैं। तो एक तरह से अगर साउथ ईस्ट एशिया में इनको व्यापार करना है तो जो अफगानिस्तान है वो एकदम सेंट्रल लोकेशन में आता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, न कि भारत के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए। तो ये आप समझ जाइए। अब दूसरी बात ये है, इस पे आक्रमण करके जीतना तो आसान है, लेकिन कभी भी इतिहास गवाह है कोई भी फॉरेन पावर, बाहरी शक्ति कभी इस पर राज नहीं कर पाई। आप इस बात से समझिए, द ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पे आया आक्रमण करके जीतने के लिए, जीत गया लेकिन शासन नहीं कर पाया। उसके बाद सोवियत संघ आए, अमेरिका आए, ये सब आए, मुंह चोखा करके निकल गए, उनका कुछ नहीं हो पाया भैया। और खरबों डॉलर रुपए खर्चा किए लेकिन मिला वो घंटा कुछ नहीं। तो भाई साहब ये समझो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो अफगानिस्तान को बचा के रखा है वो है इसकी ज्योग्राफी। देखिए, ऊपर है पामीर माउंटेन, ये माउंटेन में छोटे छोटे लोग गुफा बना रखे हैं, घर बना रखे हैं, उसी में जाके छुप जाते हैं। अब भाई साहब कोई आर्मी, कोई बड़ी बड़ी आर्मी इनको पकड़ नहीं पाती, घुस नहीं पाती। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि ये लोग कोई भी फॉरेन पावर को टिक नहीं देते अपने यहाँ पे। ये फॉरेन पावर को पसंद करते नहीं कि कोई विदेशी हमारे ऊपर आके कब्जा करे, हमारे ऊपर हुकूमत करे। तो बात आती, बम फोड़ देते हैं, और जब इनको खोजने की बात आती है तो ये पहाड़ों में छुप जाते हैं, जंगलों में छुप जाते हैं। तो इनका जो ज्योग्राफी है ना, उस वजह से कोई भी इनको पकड़ नहीं पाया अभी तक। तो तालिबान भी एक तरह का टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में बात करेंगे जब इतिहास बात करेंगे। तो ये है ज्योग्राफी, ठीक है। पामीर माउंटेन है, यहाँ पे खैबर दर्रा है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। तो ये जो ज्योग्राफी है ना, ये इनकी बड़ी काबिलियत है, और इनको ग्रामीण लोगों का बहुत सपोर्ट होता है। 90% जो है वो ग्रामीण आबादी है अफगानिस्तान में। यहाँ का जो 12% लैंड है वो मात्र खेती के लिए यूज होता है, बाकी खेती के लिए यूज नहीं होता है। अफीम की खेती बहुत ज़्यादा होती है, मैंने पहले ही बताया। तो ये एक ज्योग्राफी है, ये एक बैकग्राउंड है जो इसके लिए श्राप भी है, जो इसके लिए वरदान भी है, ठीक है। अब बात करते हैं अफगानिस्तान के इतिहास के बारे में। तो देखिए, अफगानिस्तान एक ट्राइबल एरिया है जहाँ पे 42% जो पॉपुलेशन है वो पश्तूनों की है। अब सबसे बड़ी बात जो है ना, जो सबसे खास बनाती है इसको, यहाँ पे अफीम की खेती बहुत ज़्यादा होती है। अफीम खा के हो जाओ मस्त, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। तो भाई साहब अफीम ज़्यादा है, यहाँ पे नेचुरल गैस ज़्यादा है, पेट्रोलियम ज़्यादा है। तो यहाँ पे ना यही सब चीज़ें देख के जो विदेशी ताकतें हैं वो यहाँ पे बार बार आक्रमण करती आई हैं। कोई फ्री में थोड़ी ना कहीं कहीं आक्रमण करता है। आपको भी तो कोई तभी याद करेगा जब आपसे कोई काम होगा किसी को, ठीक है। तो आज के टाइम पे जो रिलेशन हमारे बनते हैं वो गिव एंड टेक बनते हैं। सिर्फ और सिर्फ माँ बाप का रिलेशन ऐसा होता है जो कि एकदम प्योर फॉर्म में होता है। अब यही पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और अफीम की खेती ही इनके लिए सिरदर्द बना हुआ है अफगानिस्तान वालों के लिए। जितने भी विदेशी ताकतें हैं उनको ये सब चीज दिख जाता है तो मन में लड्डू फूट जाता है। अब ऐसे ही अंग्रेजों के ऊपर भी फूटा था। वो देखा, अरे बाप रे बाप, अफीम की खेती है जी, मदिरा पान करेंगे, मजा लेंगे जिंदगी का है। तो ये फटाक से बोले ना अफगानिस्तान पर अटैक करना जरूरी है। तो 1839 से 1842 के बीच में इन्होंने अफगानिस्तान धावा बोल दिया। अब अफगानिस्तान की ज्योग्राफी ऐसी है कि वहाँ के जो पैदाइशी लोग होते हैं बचपन लड़ाके होते हैं सब, है ना। तो वो लोग, उनको पता है कि पहाड़ में कहाँ छुपना है, कहाँ से मारना है, कहाँ से फायरिंग करनी है। तो थूट दिया बढ़िया से अंग्रेजों को। तो पहला एंग्लो अफगान वॉर जब हुआ था तो उसमें ब्रिटिशर्स को मुंह की खानी पड़ी। अंग्रेज लोग मुंह की खा के चोखा मार के
चले गए। उसके बाद फिर उनका तो भैया अफीम दिख गया था, तो अब पीछे कैसे हटें, तो उन्होंने पहले ज्योग्राफी समझी, चीज़ों को समझा, बातों को समझा। उसके बाद जाके 1878 से 80 के बीच में सेकेंड एंग्लो अफगान वार होता है, जिसमें अंग्रेज लोग की जीत होती है। अंग्रेज लोग जीत गए, बोले ई सारा अफीम हमरा, इस सारा अफीम हमरा, खुश हो गए भाई साहब। लेकिन भाई साहब ये लड़ाके लोग ना कभी पहाड़ों में छुप जाते थे। अब पहाड़ों में पता लगाना बड़ा मुश्किल है, और ग्रामीण लोग का सपोर्ट था इन लोग को, तो ये लोग आपस में ना एक यूनाइटेड होकर सब काम करते थे। तो भाई साहब 40 साल में ना अंग्रेजों की एकदम वाट लगा दिए बुरी तरह से। अंग्रेज लोग परेशान, कभी यहाँ से फायरिंग हो रही है, कभी वहाँ से फायरिंग हो रही है, तो एकदम ही अशांति थी वहाँ पे, बुरी तरह से अंग्रेज परेशान हो गए। फिर बाद में 1919 में ना थर्ड एंग्लो अफगान वार होता है, जिसमें फिर से अफगानिस्तान वाले जीत जाते हैं। अब अफगान वाले जीत गए, अब भाई साहब इनके पसीने छूट गए, बोले कि भैया हमसे ना संभल पाएगा तुम्हारा अफगानिस्तान, हमसे ना हो पाएगा लल्ला। तो फिर वो बोले कि भैया हम छोड़ के जा रहे हैं तुम लोग का, तुम अपना संभालो। तो वहाँ पे वो लोग आज़ाद कर देते हैं अफगानिस्तान को। तो यहाँ पे 1919 पर ये छोड़ तो देते हैं, लेकिन ससुर डूरंड लाइन खींच देते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ये क्या जानते हैं कि भैया पश्तून ज़्यादा हैं अफगानिस्तान में, बहुत ज़्यादा पश्तून हैं, तो ये बीच में क्या करते हैं ना, डूरंड लाइन खींच देते हैं पाकिस्तान के बीच में, ताकि आधे पश्तून पाकिस्तान चले जाएं, आधे पश्तून यहाँ पे रह जाए। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जैसे पुराना है, इनका तो कोई नया तो है नहीं। और ससुर जहाँ जहाँ डूरंड लाइन या जहाँ जहाँ इन्होंने बंटवारा किया ना, आज तक बवाल हो रहा है। यहाँ बवाल चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान में बवाल हुआ, इजराइल पैलेस्टीन में बवाल हुआ, ईरान इराक के युद्ध में भी, वहाँ भी आज तक अशांति, पिछले 100 साल से शांति है, सिर्फ और सिर्फ ससुर अंग्रेजों की वजह से। तो भाई साहब बहुत ही खतरनाक है। अब 1919 के बारे में बात करते हैं, जब अफगानिस्तान आज़ाद हो गया। तो आज़ाद होने के बाद वहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं बनी, वहाँ पे राजा का शासन था। लेकिन जो राजा था वो बहुत ही बढ़िया था, किंग जाहिर। किंग जाहिर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लेकर आए, काफ़ी सारे विकास इन्होंने किया, गर्ल्स के एजुकेशन को बढ़ावा दिया। तो ओवरऑल सब कुछ बढ़िया था। वर्ल्ड वॉर 2 में भी ये न्यूट्रल रहे। 1919 से लेकर 1973 तक एक लंबा शासनकाल किया, लेकिन 1973 में हो जाता है तख्ता पलट। भाई साहब वहाँ पे तख्ता पलट हो गया, और वो किसने किया, वो इनके अपने ही कजिन दाऊद खान ने किया। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती डूबी वहाँ जहाँ न्यूक्लियर बम था। भाई साहब ये बोले दाऊद खान, इस ससुरा बुढ़ाऊ छोड़बे नहीं कर रहा है, कुर्सी छोड़बे नहीं कर रहा है, कब हम राजा बनेंगे, कब 50 रानी पालेंगे, कब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल खेलेंगे, ससुर छोड़बे नहीं कर रहा है। तो कदे तख्ता पलट, अब वो बन गए नए राजा, मतलब वही उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट ही बना लिया। अब भाई साहब किंग दाऊद खान को जब लोगों ने, वहाँ के काफ़ी समर्थन था, रूरल एरिया से काफ़ी समर्थन था, उन्होंने ये कहा था कि जो पश्तून जो हमारे पाकिस्तान चले गए हैं उनको हम वापस लाएंगे और एक तरह से इकट्ठा करेंगे। लेकिन जब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन लिया ना, तो भाई साहब यहाँ पे मामला बिगड़ गया। उन्होंने अपने ही बात से वो मुकर गए, वो मतलब इस चीज़ पे ध्यान नहीं देने लगे, वो अपना डेवलपमेंट वगैरह देखने लगे। तो भाई साहब ये जो है ना, वहाँ के जो कट्टरवादी लोग थे वो भाई साहब बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब 1978 में दाऊद खान की फाइल निपटा दिए। उसके बाद जो है ना, पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ते में आ गई। वो एक कम्युनिस्ट विचारधारा की सोच रखती थी, मतलब ये डेमोक्रेटिक नाम समझिएगा, डेमोक्रेटिक कुछ नहीं है, ये कम्युनिस्ट विचारधारा की रहती है। तो ये क्या करती है ना, काफ़ी सारे लैंड रिफॉर्म्स लेके आती है। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब समझिए, ये एक आदमी ना, मान लो 1 एकड़ जमीन रखा हुआ है, तो वो 1 एकड़ अपने पास रख सकता है, वो अपने जरूरत भर का रखेगा, बाकी सब जो जमीन है वो बढ़ जाएगी लोगों में। तो ये लैंड रिफॉर्म्स लाना शुरू कर दिए कि भैया कोई अपने पास ज़्यादा जमीन नहीं रखेगा, जमीन बढ़ जाएगी, नेशनलाइजेशन वगैरह करना शुरू कर दिया चीज़ों का। तो इससे ना बहुत भारी मात्रा में विद्रोह शुरू हो गया लोग जनता का। भाई साहब बहुत विद्रोह किए। अभी भाई साहब कपार खजवाना शुरू कर दिए, करें तो करें क्या। तो ये लोग ना सोवियत संघ का मदद लेना शुरू कर दिए, जो आज का रशिया है, पहले उस समय सोवियत संघ हुआ करता था। तो सोवियत संघ की हेल्प ले लिए। सोवियत संघ को बोले, अरे सुनिए ना, आप कम्युनिस्ट हैं क्या। तो रशिया बोला हाँ कम्युनिस्ट हैं, क्या दिक्कत हो गया जी। तो कह रहा अरे हमारे यहाँ की जनता बड़ा परेशान कर रही है, थोड़ा हेल्प कर दीजिए ना। तो बोला कम्युनिस्ट, अच्छा अच्छा, अरे कम्युनिस्ट भाई जी, खाई लीजिए, थोड़ा सा रोटी खाइए। कौन है, हम बताने आएंगे, चिंता मत करिए, हम सुपर पावर है भाई, चलिए। अब पर्दे के पीछे खेल समझिए। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था 1945 में, तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक होड़ मच गई कि कौन सबसे शक्तिशाली है। अब भाई साहब दोनों ने परमाणु बम बना लिया था। अगर दोनों आपस में आमने सामने लड़ाई कर लें, दोनों दूसरे परमाणु बम मार देंगे, पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। तो ये लोग आमने सामने न लड़के ये थर्ड पार्टी को पीछे सपोर्ट करते थे।
तो ये लोग अपना अलायंस बनाए थे ताकि ये ज़्यादा पावरफुल हो सकें। तो ठीक है, तो ऐसा आपके होता है ना, खानदान में होता है, किसी रिलेशन में, कोई रिश्तेदार में कोई ऐसा आदमी होता है जिससे आपकी बनती नहीं है, तो जब वो किसी शादी में जाएगा तो आप नहीं जाएंगे, आपकी शादी में पहुंच गया तो वो शादी में नहीं आएगा। तो इस तरह का जो थर्ड पार्टी जो पीछे से लड़ाई चलती है, इसको हम लोग कहते हैं कोल्ड वॉर। ठीक है, तो जैसे आपके दुश्मन को जो सपोर्ट कर रहा है वो आपका दुश्मन हुआ, उसी तरह यहाँ पे आपके दुश्मन के अलायंस को जो सपोर्ट कर रहा है वो भी आपका दुश्मन हुआ। ठीक है, जैसे कनाडा अमेरिका का सपोर्ट कर रहा है तो कनाडा अल्टीमेटली सोवियत संघ का दुश्मन हो गया। तो इस तरह के युद्ध को हम लोग कहते हैं कोल्ड वॉर। ठीक है, तो ये कोल्ड वॉर उस समय चल रहा था। अब 1979 में सोवियत संघ अपनी आर्मी लेके घुस गया अफगानिस्तान में, जिसकी बड़ी निंदा हुई। यूएन वाला एकदम बौखला गया और चौंचिया के रह गया, भैया उसके बस का तो कुछ है नहीं, बस बोल बाल के निकल जाता है। वो भाई साहब ना कश्मीर के मुद्दे में आया, न छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के मुद्दे में आया, न इसराइल पैलेस्टीन के मुद्दे में आया। जहाँ जहाँ पे ससुरा बवाल चल रहा है वहाँ पे बतिया के खैनी मल के रह जाता है भाई साहब। उसका कोई काम नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। हमको समझ में आता यूएन बना किस लिए भाई साहब, है कोई कहीं घुस निकलने आता तो कोई ना कोई वीटो ठोक देता है भाई साहब। उनका तो कहानी अलग है भाई साहब, हम तो इतना गुस्सा लगता है कि क्या बताएं। अब भाई साहब घुस गए। अब जो अफगानिस्तान के जो रेबल्स थे, जो वहाँ विद्रोही गुट थे, वो बोले कि ठीक है अभी तक तो हम अपने सरकार से विद्रोह कर रहे थे, तू कहाँ से आया रे, तू तो बाहरी है। तो वो बोला अरे हम शक्तिमान हैं, स्वागत नहीं करोगे हमारा। तो तुरंत सोवियत संघ ने क्या किया, अपनी आर्मी भेज के जितने भी अफगानिस्तान में शहरी इलाके थे वहाँ पे जहाँ जहाँ विद्रोह उठ रहे थे उन सारे विद्रोह को दबा दिया। लेकिन ग्रामीण इलाके में भाई साहब विद्रोह दबाने में नाकामयाब रहे, क्योंकि वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि जितना भी रूरल एरिया है ना वो पहाड़ों पे रहते हैं, पहाड़ पे छोटे छोटे गाँव बने हुए हैं। अब वहाँ तक जाने के लिए भाई साहब रास्ता ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो पहुँचेंगे कैसे, तो एकदम परेशान। लेकिन वो लोग को क्या मिलता था, पीछे से अमेरिका, सऊदी अरब, पाकिस्तान और कई सारे इस्लामिक देशों का सपोर्ट मिल रहा था इन विद्रोही गुटों को, और सारे विद्रोही गुट एक हो गए थे क्योंकि बीच में सोवियत संघ आ गया था। अब इनका मेन उद्देश्य था कि पहले के पहले सोवियत संघ को पहले भगाओ। अमेरिका बोलता भगाओ 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 भगाओ, ससुर सुपर पावर बनने आया, मारो मारो, जितना वेपन चाहिए पैसा चाहिए हम देंगे भाई, भगाओ उसको। तो वह पूरा वेपन ओपन लिए। बहुत ही ये फेमस फोटो, वायरल फोटो है रेगर साहब की, पूरा ये मुजाहिदीन के साथ बैठक उठक बना रहे हैं, बतिया रहे हैं बढ़िया से। तो भाई साहब यहाँ पे पूरा सपोर्ट था, तो इनको अच्छे अच्छे वेपन मिल रहे थे। तो ये लोग पहाड़ का फायदा उठा के मार मार के एकदम परेशान करके रख दिए, सब चौपट कर दिए। सोवियत संघ कभी बेस को उड़ा दे रहे हैं, कभी वहाँ के आर्मी पे हमला कर दे रहे हैं, कभी वहाँ के कैंप पे हमला कर दे रहे हैं। अब सोवियत संघ हो गया एकदम त्रस्त। फिर उन्होंने एक प्लान बनाया, कह रहा अच्छा रोड के थ्रू नहीं जा सकते पहाड़ पे मारने, तो हम हेलीकॉप्टर का यूज़ करेंगे। तो हेलीकॉप्टर लेके आए सब, एकदम बढ़िया से कैमरा में लगा के, हाँ आप दिख रहा है तू है, डिस्काउंट मारना शुरू कर दे अब पहाड़वा पर से। अब वो लोग परेशान हो गए। अच्छा चाचा को फ़ोन मिला अमेरिका को, हेलो अमेरिका है, अरे उड़ के मार रहा है, शक्तिमान बन के मार रहा है, कुछ करिए ना महाराज। तो वो कहा एक काम करते हैं, उस समय स्टिंगर मिसाइल का एक वो लॉन्च हो गया था। तो स्टिंगर मिसाइल के लॉन्च होने से देखिए सरफेस टू एयर मिसाइल है, देखिए जैसे ये इस फोटो में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कंधे पे रख के बहुत हल्का होता है और ये मिसाइल चला जाता है। तो ये ग्राउंड पे रह के ना आप हवा में दाग सकते हैं। तो 5 से 8 किलोमीटर के रेंज में कोई भी हेलीकॉप्टर या प्लेन आता है ना, तो ये उसको मार के गिरा सकता है। तो ये भड़ाभड़ मारना शुरू कर दिए। तो पहाड़ पे अगली बार आए सब देखने के लिए, तो ये लोग यहीं से सरफेस टू एयर मिसाइल दाग के उनका हेलीकॉप्टर गिरा दें। अब सोवियत संघ हो गया पागल, बोला बाप रे बाप, हमने इतना खरबों रुपया खर्चा किया, इतना आर्मी अपनी लगाई, इतना पैसा बर्बाद किया और ससुरे हम खत्म नहीं कर। अब 1989 में सोवियत की आर्मी भाई साहब हार के बोली, छोड़ दी, बोली भाई साहब हमसे ना हो पाएगा, तुम संभालो अपना देश। तो वो निकल गई। अब यहाँ पे भैया जो गवर्नमेंट थी वो एकदम अकेली पड़ गई। और जो उसकी गवर्नमेंट थी उस समय 1986 में नजीबुल्ला की सरकार थी, 1986 से लेकर 92 तक के बीच में। अब भाई साहब इनके बीच में आपस में सिविल वॉर शुरू हो गया। जो छोटे छोटे विद्रोही गुट थे ना, जो एक साथ मिलकर सोवियत संघ के खिलाफ लड़ रहे थे, वो आपस में लड़ना शुरू कर दिए भाई साहब। वो कह रहे करे तेरे पास कितना स्ट्रिंगर मिसाइल है, 10 ठो, हमारे पास 15 ठो है, तेरे पास अच्छा 20 ठो है। तो भाई साहब आपस में लड़ना शुरू कर दिए सब हैं। तो जब आपस में सब लड़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चाय की दुकान है, चाय की टपरी पे कोई आदमी है वो कांग्रेस का सपोर्ट कर रहा है, कोई आदमी है वो बीजेपी का सपोर्ट कर रहा है, तो दो जब आपस में सब लड़ाई करेंगे ना, तो उसको हम लोग कहते हैं कि भाई आपस में बोलचाल की लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन जब पत्थर उठा लिया, ईंटा उठाया, डंडा लाठ मारना शुरू कर दिया, करे कैसे बोल दिया, अरे बीजेपी के बारे में गुलगर्व कैसे बोल दिया, तड़ वहीं पर हिंसा का रूप ले लिया। तो इसी को हम लोग कहते हैं सिविल वॉर। तो वहां पे भी आपस में एक सुपीरियरिटी शो करने के लिए सिविल वॉर शुरू हो गई। ये छोटे छोटे गुट
आपस में लड़ना शुरू कर दिए। तो 1992 से लेकर 1996 के बीच में ये सिविल वॉर चलती रही। तो भाई साहब उसी में एक गुट का फॉर्मेशन हुआ जिसका नाम था तालिबान। अब तालिबान क्या है इसको थोड़ा समझिए। देखिए, तालिब को पश्तूनी जबान में कहते हैं स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट के कुछ ग्रुप ने इसको मिलकर बनाया था और ये बहुत तेजी से वीडियो वायरल हो गया। जैसे टिकटॉक वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे वीडियो वायरल होते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है तालिबान की, ये बहुत तेजी से वायरल हो गई। और इतना तेजी से वायरल हो गई कि मात्र 1 महीने के अंदर 15,000 से ज़्यादा लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया। अलग अलग देशों से आके ज्वाइन करना शुरू करे, सऊदी अरब से, मिडिल ईस्ट कंट्रीज से। तो अलग अलग देशों से इससे आप जुड़ने लगे। और सबसे बढ़िया रीज़न जो था वो था इसका ग्रामीण लोग का इसको पूरा का पूरा सपोर्ट था। और इतिहास गवाह अफगानिस्तान का कि जिस भी पार्टी को ग्रामीण का सपोर्ट मिला है वही पार्टी अब तक टिका है। तो ये भी भाई साहब टिक गया। अब 15,000 ज़्यादा सपोर्ट मिल गया और ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब भाई साहब तालिबान का जो मेन मोटिव है ना वो ये है कि उन्होंने स्ट्रिक्ट शरीयत लॉ को इम्प्लीमेंट कर रखा है। क्योंकि वहाँ की जो ग्रामीण आबादी उनका ये मानना है कि जो पुरानी संस्कृति, पुरानी परंपरा हमारी चलती आ रही है वही एकदम सत्य है और उसी को बहुत सख्ती से हमको पालन करना चाहिए। तो ये कट्टरवादी ग्रुप है, इस्लामिस्ट वाले, जो एकदम कट्टरवादी सोच रखते हैं। तो वहाँ की ग्रामीण आबादी का भी और इनका भी यही मानना है कि जो पहले की परंपरा है, जैसे पहले लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया था, उनको फ्रीडम नहीं दी जाती थी, वही चीज़ यहीं पे करना चाहिए और वही इन्होंने लागू कर रखा है। इनको लड़कियों को पढ़ने की छूट नहीं है, लड़कियों को बाहर घूमने की छूट नहीं है। बाहर अगर वो घूम रहे हैं तो अपने किसी घर के एक रिलेटिव के साथ उनको जाना है और उसके साथ ही आना है। अपना नाम किसी को नहीं बताना है। भाई साहब एकदम सब पैदाइशी मतलब पूरा पाबंदी लगा रखी है। वहाँ की महिलाओं को कुछ भी करने की राइट्स नहीं है और यहाँ तक कि वो अगर बालकनी में आ जाती हैं तो वो भी उनके लिए एक जुर्म है। वहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा कट्टरवादी सोच है। और ये भी है कि मतलब अगर वहाँ पे चोरी होती है तो पत्थर से मार मार के उसको मार देना है, ख़त्म कर देना है। हाँ, अगर चोरी करा तो हाथ काट देना है। तो मतलब इस तरह के लॉ जो वहाँ पे शरीयत लॉ है वो उसका एक कट्टरवादी तरीके से वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। और यही रीज़न है कि वहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही पुअर है। 90% लोग इलिटरेट हैं, वहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, 90% से ज़्यादा गरीबी है। तो ये जो तालिबान था ये एक तरह से गवर्नमेंट था और ये इतना तेज़ी से विकसित हुआ। 1994 से लेकर 96 तक के बीच में इसने देखिए पूरा का पूरा अफगानिस्तान कब्जा कर लिया। बस ये ऊपर का थोड़ा सा भाग छोड़ रखा है, बाकी ये देखिए 96 तक इतना कर लिया और 2001 तक तो ये पूरा का पूरा इतना ऑक्यूपाई कर लिया इन्होंने। ये आप समझ पा रहे हैं। तो ये तालिबान एक तरह से गवर्नमेंट है, इसकी ये सोच है कि हमको अपने जो टेरिटरी है, अफगानिस्तान की टेरिटरी है, उस पर कब्जा करना है और उस पर हुकूमत करनी है। अब भाई साहब मुझे तालिबान का ये नियम कानून आज तक समझ में नहीं आया। मतलब इन्होंने पूरी तरह से वुमेन की आज़ादी ही छीन ली, पूरी तरह से छीन ली। मतलब बाहर बालकनी में नहीं बैठ सकती, अपना नाम नहीं बता सकती, बाहर अकेले घूम नहीं सकती। तो भाई साहब कर क्या सकती हैं? मतलब समझिए आप कि अगर कल्पना चावला अगर अफगानिस्तान में पैदा होती तो आज वो चंद्रमा पे पहुँच के पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम ऊँचा कर पाती क्या? इंदिरा गांधी हमारे देश को इतनी बेहतरीन पॉलिटिकल लीडर मिली, पाकिस्तान के छक्के छुआ दी थी, ये भी टूट के बांग्लादेश कर दिया। बांग्लादेश आज पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्की पे है भाई साहब। तो मदर टेरेसा दिया, लता मंगेशकर दिया, कितने बड़े बड़े अमूल्य रत्न दिए इंडिया ने। अगर वो भी इस तरह के कट्टरवादी कानून रखते और इंडिया को, औरतों को पैरों की जूती के नीचे रखते तो भाई साहब आज इंडिया कहाँ पे होता है? इंडिया की क्या किसी भी वर्ल्ड के किसी भी देश की तरक्की जो होती है वो औरतों की तरक्की पे मापी जाती है। और कहीं भी कभी भी औरतों के फ्रीडम के साथ छेड़छाड़ मतलब एक तरह से देश के साथ छेड़छाड़ होती है। कभी कभी ना बिना गलती के भी थप्पड़ खाने पर औरतें चुप क्यों होती हैं पता है? क्योंकि वो एक परिवार को टूटने नहीं देना चाहती, उन परिवार को जोड़ के रखती हैं। एक पत्थर के मकान को वो घर बना के रखती हैं। औरतों की इतनी बड़ी कुर्बानी होती है, बहुत चीज़ें कुर्बान करके वो एक घर को जोड़ती हैं। तो औरतों की हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए। औरतों को रेस्पेक्ट करो, रेस्पेक्ट लो, रेस्पेक्ट दो। तो चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। लेकिन भाई साहब वहीं पैरेलली 1980 में ना एक लड़का आया सऊदी अरब से, बहुत ही अमीर ख़ानदान का था। वो आया, इंजीनियर था, वो यहाँ पे आया और वो भाई साहब यहाँ पे टेरर ऑर्गेनाइजेशन चलाना शुरू कर दिया जिसका वो लीडर बना अल-कायदा। उसका नाम था उसामा बिन लादेन। वो भी यहाँ तालिबान वगैरह में कैंप वगैरह में ट्रेनिंग लिया है और तालिबान ने इनको शरण वगैरह दी है, ऐसा बताया जाता है। तो भाई साहब अब ये तालिबान इतना स्ट्रॉन्ग पावर हो चुका था, यहाँ पे काफ़ी ट्रेनिंग उनिंग मिलती थी, आतंकवादियों को ट्रेनिंग उनिंग मिलती थी, उनका एक कैंप और बेस बन चुका था।
तो भाई साहब जब आदमी पावरफुल होता है ना तो कहीं ना कुछ गलती जरूर करता है, ठीक है, मतलब ईगो में आके या अहंकार में आके। तो ये भाई साहब अलकायदा का सपोर्ट किए। अभी सीधा का सीधा ना 2001 में 9/11 का जब हमला हुआ, जो बहुत ही खतरनाक हमला माना जाता है अमेरिका पे, मतलब इतना ज़्यादा पावरफुल देश के ऊपर उनका जो ट्विन टावर था वो गिरा दिया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का, वो धाएं धाएं गिरा दिया। अब भाई साहब अमेरिका में वो जॉर्ज बुश गरमा गए, वो बोले कि भाई साहब या तो आप हमारे साथ हैं या तो हमारे अगेंस्ट में हैं। सीधा तालिबान को धमकी दे दिया कि तालिबान भाई तुम या तो अलकायदा के एक एक आतंकवादी को हमको हमारे हवाले सौंप दो, ये जितने उसामा बिन लादेन है, जितना भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो लोग चला रहे हैं सारा हमको सौंप दो, हम तुमको छोड़ देंगे। तो तालिबान नहीं माना, बोला भाई हम नहीं जानते, हमको क्या मालूम भाई अलकायदा कहाँ है। तो भाई साहब यहाँ पे ना जॉर्ज बुश खोखला गए, बोले भाई साहब अब तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाएंगे। तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के दौरान ना उन्होंने अपनी आर्मी भेजी, यूएस की आर्मी भेजी और अफगानिस्तान में अटैक कर दिया और तालिबान का फाइल निपटा दिया भाई साहब। एक के बेर में 2001 में आए और पूरा का पूरा देखे 2001 से पहले कितने बड़े एम्पायर में तालिबान रुका हुआ था और 2001 के बाद तो टुकड़ों में बट गया। वो भी टुकड़ों में इसलिए क्योंकि वो जो ग्रामीण इलाके थे जो पहाड़ वगैरह पे, वहीं पे जा जाके छुप गए सब। अब वहाँ अभी भी पूरी तरह से निपटारा नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी आप समझिए कि 2001 में कितना इन्होंने खत्म कर दिया तालिबान को। वो सब भाग भाग के अपना सर बजा के सब पहाड़ों में जाके छुप गए, इधर उधर भाग गए। अब जिसको पकड़ने आए तो उसामा बिन लादेन को, वो यहाँ मिले नहीं, वो तो भाग गए सीधा पाकिस्तान। पाकिस्तान वाला बोला अरे कोई नहीं, जिसका कोई नहीं होता है उसका हम होते हैं, आतंकवादी लोग आओ, कमॉन 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 बॉयज, गुड आओ भाई। पाकिस्तान में शरण मिल गया। तो लेकिन भाई साहब वो बाद में तो भैया पाकिस्तान में आके फाइल निपटा दी उनका वहाँ। तो ये तो मानना पड़ेगा यूएस चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। वो जो कहता है वो करता है। सद्दाम हुसैन को टांग लिए वो भाई साहब, लेकिन वो मतलब ये नहीं है कि भाई दूसरे देश का मामला है हम नहीं बीच में इंटरफेयर करें या हमारे ऊपर कल को दिक्कत आ जाएगी। तो डरने वाली चीज़ें इनके अंदर नहीं है। यूएस वाला जो है वो प्योर अगर सपोर्ट करता है तो करता है, मतलब घुस गया तो घुस गया, फिर वो छोड़ेगा नहीं किसी को। तो ये लीडरशिप क्वालिटीज़ वगैरह तो यूएस से हमको सीखनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी कि ये वन मैन आर्मी है, ये मतलब अपने दम पे लड़ता है, किसी का मतलब वो सपोर्ट वपोर्ट पे नहीं लड़ता है। तो सबसे बड़ी बात यह है, जब मैंने पहले ही कहा आक्रमण करना आसान है, जीतना आसान है, पर शासन करना मुश्किल है। अब यूएस ने यहाँ पे अपनी सरकार बैठा दी है, अफगानिस्तान की सरकार में हामिद करजई को बैठाए 2002 से 2014 तक हामिद करजई रहे। 2014 के बाद ये आपके अशरफ घानी आ गए, लेकिन तालिबान का फाइल तो निपटा दिए, ये तालिबान कहीं इधर उधर जाके छिप गए। लेकिन भाई साहब इन्होंने फिर से अपने आप को इकट्ठा किया, एकजुट किया। अब फिर से भाई साहब जब यूएस आ गया तो जितने छोटे छोटे गुट थे वो आपस में फिर से जुड़ गए और तालिबान का सब सपोर्ट करने लगे, क्योंकि तालिबान एक मेन ग्रुप था। तालिबान भाई साहब क्या करे, कभी यूएस के बेस पे अटैक कर दे, कभी यूएस की आर्मी पे अटैक कर दे पिछुआ छुप के, और फिर जाके पहाड़ों में छुप जाए। तो यूएस वालों को भी इन्होंने बिल्कुल वैसे ही त्रस्त कर दिया जैसे ब्रिटेन को किया था, जो सोवियत संघ को किया था। अब वो कहानी दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। इतना पावरफुल कंट्री यूएस, इतना पावरफुल कंट्री, वो आके एकदम घुटने टेक दिया, बोला कि भाई साहब हम आखिर अफगानिस्तान में अपनी आर्मी बैठा के कर क्या रहे हैं, हमको इतने खरबों डॉलर खर्चा कर दिए और मिला इनको घंटा कुछ नहीं मिला। तो भाई साहब परेशान हो गए। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई, वो कहे कि भाई साहब ऐसा है, अब तो हमको अपनी आर्मी को बुला लेना चाहिए। अपनी आर्मी को हम लोग पैसा दे रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, ऊपर से हमारी आर्मी मर भी रही है, कोई फायदा भी नहीं हो, तालिबान वाले पूरी तरह साफ भी नहीं हो रहे और होंगे भी नहीं। वो उनका तो भैया हमको अपना चप्पा चप्पा मालूम है, कहाँ छुपना है कहाँ नहीं छुपना है, इन लोग कहाँ मालूम है। और इतना बुरा हाल हो गया कि यूएस ने फिर बाद में तालिबानियों से, आतंकवादियों से बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि देखिए हम शांति समझौता चाहते हैं और आप भी शांति से रहें, हम भी शांति से रहें। तो भाई साहब ऐसा है, आप कोई भी आतंकवादी को शरण नहीं देंगे, यहाँ पे आप किसी आतंकवादी को पनपने नहीं देंगे, हम अपनी आर्मी आपके यहाँ से निकल के चले जाएंगे, आप हमको छोड़ दो, ठीक है। अब वही वाली बात होती है ना, मान लीजिए हमको पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है तो ऐसे हम कहेंगे हमको खांसी आ रही है, हमको बदन में दर्द हो रहा है, तो ऐसे कोनो कोनो बहाना हमारे खिसक लेंगे धीमे से। तो वैसे ये भी कोनो कोनो बहाना चाहिए था। तो ये बहाना कहे कि देखो हम शांति के दूत हैं, हम शांति चाहते हैं, आप भी खुश रहें हम भी खुश रहें। अब भैया जाहिर सी बात है, तालिबान का फाइल तो पूरी तरह से निपटा नहीं पाएंगे, जितना बचे हैं उतना नहीं कर पाएंगे, तो फायदा क्या अपनी आर्मी को बैठाने का। तो निकलने कोई बहाना चाहिए, तो शांति प्रस्ताव लेके आके बैठ गए। इन्होंने सोचिए इतना बड़ी महाशक्ति, ये तालिबानियों के साथ कॉम्प्रोमाइज करें, तालिबानियों से शांति समझौता करें, सरकार के साथ भी नहीं, तालिबानियों के साथ, कि भाई साहब आप शांति रखिए, आप कोई अब नहीं करेंगे। तो वहाँ पे तालिबान ने भी कहा हाँ ठीक है, हम किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को शरण नहीं देंगे, आतंकवादी गतिविधि नहीं करेंगे। तो इस तरह का उन्होंने कहा है। लेकिन भाई साहब क्या कौन ठीक है भाई साहब, बड़े बड़े अलकायदा जैसे बड़े बड़े चीज़ों को इन्होंने पनपा के रखा है।
हालांकि बात करें इंडिया के रिलेशन अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे रिलेशन अच्छे हैं अफगानिस्तान की सरकार के साथ, जैसे कि अशरफ गानी की सरकार अभी जो करंट में है उनके साथ अच्छे हैं, ना कि तालिबान के साथ। इस बात को समझिएगा। और सबसे बढ़िया बात है, काफ़ी सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। हम दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप डैम भी है जिसका नाम है सलमा डैम। 42 मेगावाट का ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जो कि इरिगेशन वगैरह के लिए, सिंचाई वगैरह के लिए इस्तेमाल में लाता है। 72,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड्स की सिंचाई करता है। साथ ही साथ $250 मिलियन का हम लोग सटूर डैम पे भी काम कर रहे हैं। रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स भी काम कर रहे हैं। 100 से ऊपर प्रोजेक्ट्स पे इंडिया अभी काम कर रहा है अफगानिस्तान में, जिसका वर्थ कॉस्ट है $80 मिलियन। तो हम लोग इतना ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने भी हमको काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल इस चीज़ के लिए कहा है। तो बेसिकली घुमा फिरा के हम लोग कहें तो सरकार के साथ हमारे रिलेशन बढ़िया है, पर कल को अगर तालिबान टेक ओवर करता है इनके ऊपर, वापस से तालिबान अपना कब्जा जमाता है, तो हमको तालिबान से थ्रेट ये है कि वो जो ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, एंटी इंडिया टेरर ऑर्गेनाइजेशन, इनको अगर इसने शरण दे दिया तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरा बन सकते हैं। क्योंकि भाई साहब ये सैटेलाइट में भी जल्दी कैप्चर नहीं होते, पहाड़ वगैरह हम छुप छुप के काम करते हैं। और दूसरी बात है, ये पहाड़ पे इनको खोज के मारना बहुत मुश्किल है। तो इतने ज़्यादा इतिहास से आपने एक बात तो समझ लिया होगा कि बड़े बड़े महाशक्तियाँ भी यहाँ पे खोज के पूरी तरह से आतंकवाद को यहाँ से नहीं मिटा पाई। तो एक तरह से यहाँ पे यही एक बेसिक खतरा है। और अभी इसमें चाइना भी बोल रहा है सूरती मल के भाई हाँ हम भी थोड़ा आजमाए क्या अफगानिस्तान में घुस के, तो भैया तो का तो टेटुआ दबा देंगे सब, तुम छोड़ दे भाई साहब, तू जाएंगे अफगानिस्तान में कब्जा करने। तो भाई साहब घुमा फिरा के यही चीज़ें हैं कि तालिबान एक तरह का थ्रेट है और इंडिया और अफगानिस्तान एक तरह से बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और आगे भी रहेंगे, आशा करते हैं ऐसा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम।